गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के इस फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स की चर्चा करेंगे, जैसे इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ग्रामर क्या है। उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स की चर्चा करेंगे। बेसिक टर्म्स को हम कॉमन टर्म्स भी कहते हैं, जैसे लेटर क्या है, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो इन सभी टर्म्स की ज़रूरत आपको रेगुलर के क्लासेस में होंगी। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। तो इंग्लिश क्या है? तो यह एक प्रकार का भाषा का नाम है, एक प्रकार के लैंग्वेज का नाम है। जैसे आपका तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, इंग्लिश क्या है, तो एक भाषा का नाम है। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हम कीवर्ड्स में कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप चाहें तो सोर्स के जगह मीडियम का भी इसी सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है माध्यम या साधन, जबकि कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार या संवाद। तो कीवर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं, लैंग्वेज को कह सकते हैं कि अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन यह एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगा। तो यह क्या है, लैंग्वेज क्या है? तो यह एक सोर्स है, माध्यम है, किस चीज़ का? तो संवाद का, संचार का, जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को, हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। चाहे वो आप लिख कर करते हों या आप बोल कर करते हों, वो आपका लैंग्वेज कहलाएगा। तो पहले इसके डेफिनेशन को अब हम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम साथ साथ समझ लेंगे फिर से। लैंग्वेज को लिटरल मीनिंग इन हिंदी में कहते हैं भाषा। चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लें। तो लैंग्वेज क्या है? तो यह एक सोर्स है, साधन है, किस चीज़ का? तो संवाद का, संचार का, जो एक्सप्रेस करता है, जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से।
चाहे वो आप लिख कर करते हो या आप बोल कर करते हो, और वह प्रयोग किया जाता है किसी खास समुदाय या कंट्री के द्वारा। इसको हम लैंग्वेज कहेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें लैंग्वेज का, तो हमारा एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत, यह क्या है? यह एक लैंग्वेज है। हमारा मदर टंग, हमारा मदर टंग हिंदी, यह एक लैंग्वेज है। मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम सीख रहे हैं, इंग्लिश। उसके बाद आपका तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, उसके बाद चाइनीज़ है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज ले लेते हैं, फ्रेंच है, जर्मन है। तो ये सभी क्या है? तो लैंग्वेजेस के नाम हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म ग्रामर को समझते हैं। ग्रामर क्या है? तो पहले इसके डेफिनेशन को हम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम साथ साथ समझेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। तो ग्रामर क्या है? तो यह एक सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का समूह है, जो यह निर्धारित करता है, जो यह बताता है कि किसी सेंटेंस का और वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ग्रामर बेसिकली क्या है? तो यह नियमों का एक समूह है। इसमें हम बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, और वह हमें बताता है, वह यह निर्धारित करता है कि किसी सेंटेंस का और विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है आपके नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है कंजंक्शन, सेवंथ है प्रीपोजिशन, और लास्ट है इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसका भी स्ट्रक्चर कौन बताएगा हमें? तो ग्रामर बताएगा। अगर हम सेंटेंस के टाइप्स पर अगर हम जाएं तो सेंटेंस को बहुत प्रकार से बांटा गया है। अगर हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बांटें तो 4 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग बांटें तो उसको हम फिर से 4 भागों में बांटते हैं। कौन सा? तो फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस को फिर से क्लॉज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बांटें तो हम सेंटेंस को फिर से 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकेंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ है आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपके 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। तो इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 12 प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा हमें? तो ग्रामर बताएगा कि उस सेंटेंस का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा। चलिए अब हम इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे जो है हम क्लियर करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस नहीं। चलिए अब हम
इन सेंटेंस को चेक करते हैं कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस नहीं। फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो वी एडवाइज्ड तक तो सही है, लेकिन इसके बाद टू का प्रयोग है। टू क्या है? तो यह एक प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडवाइस क्या है? तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है और किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट होता है। हम उस ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? सेंटेंस आपका गलत हो गया। सेंटेंस आपका गलत हो गया तो हम सेंस नहीं बता सकते कि इसका सेंस क्या होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस का लेसन हमें इससे क्या मिला सीखने को, इस सेंटेंस से, कि इम्प्लीमेंटेशन जो है हमको किसी शब्द का सही जगह पे करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुटेबल वर्ड शुड बी टू द राइट प्लेस। तो यहाँ जो है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो है हम जो इस एडवाइस वर्ब को इम्प्लीमेंट किए हैं, अगर हम इसके बदले सजेस्ट वर्ब का प्रयोग करें तो इसके बाद टू का प्रयोग होगा और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अगर हम इस टू का प्रयोग नहीं करें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। क्योंकि सजेस्ट क्या है? तो यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई न कोई प्रीपोजिशन अवश्य होता है, निश्चित रूप से होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। या तो हम इस एडवाइस वर्ब के बदले सजेस्ट वर्ब का प्रयोग करें तो यहाँ पर टू चलेगा। ठीक है, अगर हम एडवाइस का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको जो है किसी शब्द का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वह सही जगह पे होना चाहिए और वह शब्द जो है आपका सुटेबल वर्ड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुटेबल वर्ड शुड बी टू द राइट प्लेस। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। यह सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, लेकिन इसका सेंस क्या हो रहा है? गलत हो जा रहा है। कैसे? थोड़ा उसको समझते हैं। तो वी एडवाइज्ड हिम, हम लोगों ने उसे सलाह दिया, टू मैरी हिज डॉटर, मतलब कि अपनी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है। इसकी गलती होने के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मैरी और यह यहाँ वर्ब के रूप में यूज है। मैरी का मीनिंग होता है शादी करना, न कि शादी कराना। अगर इसका मीनिंग शादी कराना होता तो इसका सेंस बिल्कुल सही होता। ठीक है, क्यों गलती हुआ? तो मैरी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और यहाँ पर मैरी के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि शादी तो कोई व्यक्ति से ही करेगा, बेंच डेस्क से तो शादी नहीं करेगा। तो मैरी समबडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति से शादी करना। तो यहाँ जो है मैरी हिज डॉटर का मतलब हो गया कि अपनी बेटी से शादी करना। तो गलती के पीछे कारण ये हो गया कि उसने उसको एडवाइस दिया होगा कि अपनी बेटी की शादी करा दो, न कि कर लो।
और शादी कराना का मैरी नहीं होता है, बल्कि मैरी का होता है शादी करना। जैसे लाफ का मीनिंग होता है हंसना, हंसाना नहीं होता है। वीप का मतलब रोना होता है, रुलाना नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हम समझेंगे। इसके लिए हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव वर्ड में आप देखें तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है काउज, जिसका मीनिंग होता है कारण होना, कारण बनना। यानी कि वैसा वर्ब जो किसी कार्य का कारण बने, कारण हो, वह वर्ब आपका कॉजेटिव वर्ब कहलाएगा। कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम मेनली या जनरली 3 वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है आपका गेट, सेकंड है हैव और थर्ड है आपका मेक। तो यहाँ गलती होने के पीछे क्या कारण हो गया कि जो है मैरी का मीनिंग होता है शादी करना और उसने कहा उसको शादी कराना, शादी कराने के सेंस में कहा। तो यह सेंटेंस आपका क्या हो गया, सॉरी, यह सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसका सेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सेंस गलत हो गया तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए भी सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें क्या लेसन मिला सीखने को, कि सेंटेंस का जो है मीनिंग या हम सेंस कहें, सेंटेंस का सेंस या मीनिंग वह प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, द सेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, वह अव्यवहारिक हो सकता है, लेकिन वह सेंटेंस आपका इमेजिनरी सिचुएशन वाला सेंटेंस होगा, अनरियल सिचुएशन वाला सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, यदि मैं राजा होता तो बड़ा महल बनवाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं ये क्या हैं, इमेजिनरी सिचुएशन वाला सेंटेंस है, अनरियल सिचुएशन वाला सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कंडीशनल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंडीशनल वर्ड का प्रयोग है, ये कंडीशन वाले सेंटेंस हैं। तो यह सेंटेंस यहाँ जो है यह इमेजिनरी सिचुएशन वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए यह इसका जो है मीनिंग सेंस जो है वह प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होगा, इसलिए यह गलत हो गया। चलिए, तो इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट वर्ब का प्रयोग किए हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर हमने यूज किया है गेट प्लस समबडी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए, तो इस प्रकार से हो गया आपका वी एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डॉटर मैरिड। ठीक है, तो इसका अब जो है यह सेंटेंस इस तरह से आपका ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया और सेंस भी इसका करेक्ट हो गया, राइट है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मैरी से रिलेटेड थोड़ा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें थोड़ा हम इसके बारे में, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में यह वर्ब कन्फ्यूजन पैदा करता है। मैरी का मीनिंग होता है शादी करना, और इसके बाद यह ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इन दोनों के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा जब मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन एग्जाम में आपको मैरी के बाद विथ प्लस समबडी यानी कि ऑब्जेक्ट देकर आपसे पूछता है और आप शौक से वहाँ गलती कर जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग हिंदी को अपना आधार मानकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें
तो राम ने सीता से शादी की या राम ने सीता के साथ शादी की, तो यहाँ से या के साथ के सेंस में हम इस विथ का प्रयोग सही मान लेते हैं, जबकि मैरी के साथ विथ का प्रयोग इस यहाँ पर नहीं होगा जब मैरी आपका ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो आप फिल्मों में भी आप सुने होंगे, जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो विल यू मैरी मी बोलता है, मैरी के बाद डायरेक्ट मी का प्रयोग होता है, उन दोनों के बीच में विथ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पहले इसके डेफिनेशन को हम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम साथ साथ समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिटरल मीनिंग इन हिंदी होता है शब्द भेद या शब्द खंड। चलिए इसको अब हम समझते हैं। सिंथेटिक का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम या बनावटी। चलिए अब हम सिंथेटिक फंक्शन को पहले समझें। तो सिंथेटिक फंक्शन क्या होता है? सिचुएशन के अनुसार कार्य, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कार्य होगा वो आपका सिंथेटिक फंक्शन कहलाएगा। चलिए अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो किसी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं, जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, उसके सिंथेटिक फंक्शन को, मतलब कि उस शब्द के सिचुएशन के अनुसार जो उसका कार्य है उसको 8 भागों में बांटा गया है और उसी 8 टाइप्स को, 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर से समझेंगे। किसी वाक्य में जो शब्द हैं, जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, उसके सिंथेटिक फंक्शन को, मतलब कि उस शब्द के सिचुएशन के अनुसार उसके कार्य को हम 8 भागों में बांटते हैं और उसी 8 भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। चलिए इसको हम समझने के लिए विष्णु भगवान के हम 10 अवतार के बारे में थोड़ा हम जानेंगे और उसको हम बाद में रिलेट करेंगे इस डेफिनेशन से। तो भगवान विष्णु डिफरेंट सिचुएशन में, अलग परिस्थिति में, अलग स्थिति में डिफरेंट अवतार लिए। अवतार का मीनिंग होता है इंग्लिश में इनकारनेशन। तो अलग अवतार लिए। अवतार लिए तो किसी पर्पस से अवतार लिए, झुनझुना बजाने के लिए तो नहीं लिए। तो अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग पर्पस से अलग अलग काम किए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट नाम पड़ा। नाम
नामकरण जो है वह दो तरीके से होता है, या तो आप उसका काम के अनुसार नामकरण करते हैं या तो उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, रूप के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। और वे नाम हैं क्या हैं? तो राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह, वामन, वाराह, कालकी, कूर्म, बुद्ध और है मत्स्य। तो ये 10 अवतार हैं। तो भगवान विष्णु जो है वह डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट अवतार लिए, डिफरेंट काम करने के लिए, और उसका डिफरेंट नाम पड़ा, और वे नाम है ये आपके 10। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी अवतार को हम विष्णु अवतार कहते हैं। तो उसी प्रकार से कोई वर्ड जो है किसी सेंटेंस में वह डिफरेंट सिचुएशन में कोई वर्ड जो है उसका डिफरेंट रूप होता है। वर्ड्स का अवतार नहीं होता है बल्कि वर्ड का रूप होता है, फॉर्म होता है। तो वर्ड भी जो है वह डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फॉर्म होता है, डिफरेंट रूप होता है, वह भी डिफरेंट काम करता है और उसका डिफरेंट नाम होता है। और वे नाम हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और है इंटरजेक्शन। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उसको हम अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफाई करेंगे। चलिए अब हम इन वर्ड्स को क्वालिफाई करें।
चलिए अब हम इनवर्ट्स क्लो में घुस लो। चलिए अब हम इन वर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। तो ब्यूटीफाई क्या है, तो यह एक वर्ब है। ब्यूटी क्या है, तो यह एक नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, तो यह एक एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल्ली क्या है, तो यह एक एडवर्ब है। तो इस एग्जाम्पल से यह समझना है कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म होते हैं और वह अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग रूप हो। तो कुछ वर्ड्स आपके ऐसे भी हैं जो कि बिना रूप बदले एक से अधिक फंक्शन करते हैं, एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और वैसे वर्ड्स क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। और वैसे वर्ड्स को हमें सेपरेटली इंडिविजुअली सीखना होता है, समझना होता है। चलिए तो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। उन एग्जाम्पल्स में हम दो सिंपल वर्ड्स वर्क और हार्ड का प्रयोग करेंगे और हम इनके डिफरेंट यूजेस को देखेंगे और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार बदलते हैं, उसके मीनिंग बदलते हैं, वो भी हम देखेंगे।
चलिए इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ जो है वर्क क्या है, तो यह एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो यह क्या है, नाउन है, जिसका मीनिंग है यहाँ कार्य या काम। जब वर्क का मीनिंग कार्य या काम होगा तो यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर होता है, इसलिए इसके लिए हमने वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। यहाँ जो है हार्ड क्या है, तो यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। तो हार्ड वर्क इज़ गुड फॉर यू, यहाँ जो है हार्ड आपका क्या है, तो एज एन एडजेक्टिव है। वर्क आपका एज ए सब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो यह एक नाउन है और यही सब्जेक्ट है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सभी कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है यह एडजेक्टिव क्या कर रहा है, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस में वर्क जो नाउन को जो है यह हार्ड एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा सा हम समझेंगे। तो यहाँ जो है यह हार्ड आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तरह काम कर रहा है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है या प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, जबकि ये जो हार्ड है आपका, ये आपका एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव है या एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कह सकते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेंगे ब्रीफली कि ये जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो वैसा एडजेक्टिव जो किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट भाग में प्रयुक्त होकर उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली क्वालिफाई करे, तो वह एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, या एडजेक्टिव के वैसे यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। जबकि एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन को प्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई करे, तो वैसे एडजेक्टिव को हम एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, या वैसे एडजेक्टिव के प्रयोग को, यूज को हम एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपके सामने से आपके गुण को या दोष को आपको बताए, तो वह कैसे क्वालिफाई कर रहा है, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव के तरह। लेकिन कोई व्यक्ति आपके मुख पर, आपके सामने से आपका गुण या दोष ना बताकर, आपके बारे में ना बताकर, आपके किसी और के माध्यम से आपको पता चले, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वह आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तरह क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो है ये एडजेक्टिव के इन दोनों प्रकार का चर्चा करने का, मेंशन करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि केवल प्रेडिकेटिव या केवल एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव के तरह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हार्ड जो है यह एडजेक्टिव के रूप में दोनों तरह से प्रयुक्त हो सकता है, यूज हो सकता है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ ही क्या है, तो एज ए सब्जेक्ट है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो यह एक प्रोनाउन है। वर्क्स क्या है, तो यह एक वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। चलिए यहाँ इसका भी मीनिंग क्या है, कार्य, काम करना है। ठीक है,
यहाँ वर्क जो है आपका नाउन के रूप में प्रयुक्त है, जबकि वह वर्क यहाँ जो है यहाँ वर्ब के रूप में प्रयुक्त है, जिसका मीनिंग होता है काम करना। ठीक है, काम करना। हार्ड जो है यहाँ एडजेक्टिव के तरह ना होकर बल्कि यह एक एडवर्ब के तरह काम कर रहा है, क्योंकि यह हार्ड जो है इस ही को, इस व्यक्ति को ना क्वालिफाई कर रहा है, इस व्यक्ति को नहीं बता रहा है कि यह व्यक्ति हार्ड है, बल्कि यह एक कार्य कर रहा है और उस कार्य के तरीके को बता रहा है कि वह किस प्रकार कर रहा है। तो कठिन तरीके से, लगन से, मेहनत से कर रहा है। ठीक है, तो उसके कार्य के तरीके को बता रहा है, इसलिए यह हार्ड क्या है, आपका एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ भी इसका मीनिंग क्या है, आपका कड़ा या कठिन है। तो हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों रूप में भी होगा, तो उसका मीनिंग आपका कड़ा या कठिन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ए वर्कर, यहाँ जो है वर्क से बना वर्कर है और यह एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मजदूर। ठीक है, काम करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टील वर्क्स, उसी वर्क से बना है ये वर्क्स और यह एज ए नाउन प्रयुक्त है। यहाँ जो है इस वर्क्स का मीनिंग है कारखाना, फैक्ट्री बोलते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। तो ही हार्डली वर्क्स, यहाँ जो है ही क्या है, तो एज ए सब्जेक्ट है और यह एक प्रोनाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। हार्डली क्या है, तो यह एक एडवर्ब का ही काम करता है और कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेंगे। तो हार्ड जो है आपको बिना रूप बदले एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और यहाँ पर यह एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जो बिना रूप बदले एक से अधिक काम करते हैं, मोर देन वन फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वह सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में वह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जबकि और दूसरा कन्फ्यूजन का कारण क्या है, तो यह एडजेक्टिव जो है हार्ड, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और हम जनरली किसी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़कर उसे हम एडवर्ब बनाते हैं और वह एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है, जो किसी कार्य के तरीके को बताता है। लेकिन यह हार्ड बिना रूप बदले यह एडवर्ब का काम यहाँ कर रहा है और यह एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। ठीक है, तो यह एक कार्य कर रहा और इस कार्य के तरीके को यह बता रहा। अब हम आते हैं, तो कन्फ्यूजन क्यों होता है, तो जब हम इस हार्ड में एल वाई जोड़ते हैं, हार्डली बनाते हैं, तो यह एडवर्ब का तो काम करता है, लेकिन यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करता है और इसका मीनिंग भी बदल जाता है बड़ी मुश्किल से या न के बराबर। इसका मीनिंग ये होता है। तो जब हार्डली किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो यह उस वर्ब के पहले प्रयुक्त होगा, पहले होगा। लेकिन जब हार्ड आपका हार्ड जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो यह उस मेन वर्ब के, उस वर्ब के बाद आएगा। तो हार्ड और हार्डली में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है और फंक्शन में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यह दोनों बहुत ही कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ जो है यह वर्क्स क्या है, तो यह वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। यहाँ जो है वर्क्स से बना, वर्क्स क्या है, तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो नाउन है, लेकिन इसका यहाँ मीनिंग क्या है,
तो मरम्मत या निर्माण कार्य। ठीक है, मरम्मत या निर्माण कार्य है वहाँ उसका में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो दिस वर्क, यहाँ जो है यह वर्क आपका क्या है, तो एज ए सब्जेक्ट है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। यह दिस क्या है, तो एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यह इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हार्ड से बना हार्डेंड हुआ है और यह जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वर्ब है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे। कुछ ऐसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं जिसके अंत में हम en जोड़कर उसको हम वर्ब बनाते हैं। जैसे आपका है सॉफ्ट, जैसे आपका है हार्ड, जैसे आपका है वाइट। तो इस प्रकार से बहुत से वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स आपके क्या हैं, तो एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव में अगर कहा जाए कौन सा, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसके अंत में en जोड़ते हैं तो यह वर्ब बन जाता है। इसके अंत में पहले से ई लगा हुआ है इसलिए हम इसके अंत में केवल n जोड़ेंगे और यह क्या बन जाएगा जोड़ने के बाद, तो आपका वर्ब बन जाएगा। अगर हम इसके भी अंत में अगर हम er जोड़ देते हैं तो यह बन जाएगा आपका नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो सॉफ्ट से सॉफ्टेन बनता है, यानी कि en जोड़ने पर उसको जो है हमने वर्ब बनाया। अगर इस वर्ब को जो है आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना है तो आप उसमें ed आप जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसके अंत में हम er जोड़ देते हैं तो यह जो है आपका नाउन बन जाता है। जैसे वाइट से वाइटन हो जाता है, वाइटनर हो गया, मतलब कि वो जो पेन आता है आप जिससे वाइट करते हैं एरर होने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है आपका उसी हार्ड से हार्डन बना है और उसके अंत में ed जोड़कर हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाया है। लेकिन इस तरह का प्रयोग हम ना करके के, क्योंकि यह ओल्ड यूज़ है, हम मेक वर्ब का प्रयोग करके इसी सेंस में हम करते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस वर्क मेड माई स्किन हार्ड। दोनों का सेम मीनिंग होगा। यहाँ जो है आपका मेन वर्ब आपका मेड हो गया, स्किन आपका नाउन है, जबकि हार्ड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है जो इस स्किन को क्वालिफाई कर रहा है। दोनों का सेम मीनिंग है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो दिस नॉवेल इज़ द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर। यहाँ वर्क आपका क्या है, तो नाउन है और इसका मीनिंग है रचना, पुस्तक, रचना या पुस्तक। ठीक है, तो हमने देखा दो सिंपल वर्ड्स वर्क और हार्ड के डिफरेंट यूजेस और उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कोई वर्ड कितना खतरनाक होता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार से बदलता है, इसको हमने देखा। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए।